प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. Because a moving charge produces a magnetic field, so when it is thrown inside another magnetic field, they interact and the charge experiences a force. आज हम देखेंगे फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट. ध्यान रहे, मैं बोल रहा हूँ करंट एलिमेंट, मतलब छोटा सा एक लेंथ का एक करंट कहीं कंडक्टर रहेगा तो उसमें कितना फोर्स आएगा किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में. क्यों आएगा? क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. तो टॉपिक क्या हुआ? टॉपिक हुआ फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट. फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट in a magnetic field. Point number 1. The force experienced by a small current element in a magnetic field B is given by vector F is equal to O. आपको बताना पड़ेगा. हम पहले जानते थे कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज वाज गिवन बाय QV क्रॉस B. ये हम लोग देख चुके हैं. और पहले भी मैं बताया था कोई करंट एलिमेंट क्या होता है, एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर होता है जिसका लेंथ DL होता है, जिसमें करंट आई जाता है. इसको करंट एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आइडियल इज द करंट एलिमेंट. और हम ये भी देखे हैं कि जो आइडियल है वो डायमेंशनली QV की बराबर है. अगर Q चार्ज DL डिस्टेंस को dt सेकंड में जाता है तो V के जगह DL by dt लिख देंगे. Q by dt will be same as I and QV is same as ideal. है ना, ये चीज हमें पहले से मालूम है. तो ये जानकारी अगर है, मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो QV क्रॉस B है, तो करंट एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स होगा क्या लिखेंगे? QV के जगह आइडियल लिख देंगे. काम बन गया हमारा. तो विल से इट इज आइडियल क्रॉस B. सर कैसे हुआ? वैसे ही हुआ, क्योंकि इट्स ए लॉ कॉल्ड लोरेंजस लॉ. लॉ के नाम पे ज्यादा जाना नहीं जाता है, लोग बोल देते हैं, दूसरे लोग मान लेते हैं. तो फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट इज आइडियल क्रॉस B. इसका मतलब जो फोर्स है F इज परपेंडिकुलर टू आइडियल and B so perpendicular to the plane containing आइडियल एंड B. ये आइडियल को भी परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर है. क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है. A cross B is perpendicular to A, perpendicular to B, so F is perpendicular to ideal, perpendicular to B, so perpendicular to the plane containing ideal and B. ठीक है, डायरेक्शन जानने के लिए we have to make use of cross product. लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करना है तो सोचो कि यहाँ पे कोई एक Q कूलम का चार्ज V वेलोसिटी में ऐसे जा रहा है और मान लेते हैं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में कोई Q कूलम का चार्ज इधर जा रहा है तो पक्का उसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा एंड यू नो द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. एग्जैक्टली इन द सेम वे, सपोज सेम मैग्नेटिक फील्ड में देयर इज ए करंट एलिमेंट, यू नो QV इज सेम एज करंट एलिमेंट. तो इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा. जो रूल था वही रूल है. तो एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? बाय राइट हैंड पाम रूल. If fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the direction of current element, then the force is coming out from the palm. ठीक है, तो ये लिखेंगे exact direction of force is given by right hand
palm rule. When right hand palm is open, right hand palm is open with fingers being stretched, palm is open, with fingers being stretched, if fingers give direction of B and thumb gives direction of ideal, then force is normally or perpendicularly. Normally coming out, force is normally coming out from the palm. Out from palm. ये काफी आसान है। कोई आपको स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, कोई ये भी नहीं पूछेगा हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट। वो पूछेंगे डायरेक्शन क्या है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो मैं दिखाने के लिए सारा चीज लिखा रहा हूं। अभी तक जितना पता है उसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट एलिमेंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यू से F इक्वल आइडियल क्रॉस B। और अगर आप F का मैग्नीट्यूड निकलना चाहोगे तो आपको होगी इट इज BI dl sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, B एंड आइडियल के बीच में। थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड आइडियल। ओके, यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब है अगर ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई करंट एलिमेंट है, तो आप लोग बढ़िया से बता सकते हो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस करंट एलिमेंट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, किधर को होगा? फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखना है, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट रखना है, and the force is coming out from the palm, मतलब the force will be like this। तो फोर्स इसके ऊपर कुछ ऐसे आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? The force will be in this direction। अगर मैं कहूं ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कोई करंट एलिमेंट है, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? B बाहर की तरफ है, करंट एलिमेंट इधर को है, तो फोर्स विल बी perpendicularly coming out from the palm, pushing force means downwards. This will experience a force in the downward direction। क्या बात समझ में आया? अब इसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे चीजें हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, कोई एक स्ट्रेट वायर है ऐसा, इसमें कुछ करंट आई जा रहा है, उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसके ऊपर क्या फोर्स आएगा? मान लो कि ये जो वायर है उसका लेंथ दिया हुआ है L। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा? अब देखो, हमें इतना लंबा वायर के ऊपर फोर्स निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो मालूम नहीं है, हमें मालूम है सिर्फ छोटा सा करंट एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, हम इसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट लेते हैं, ये हुआ एलिमेंट, इसके ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर निकालेंगे, सबके ऊपर निकालेंगे और जोड़ देंगे, है ना? सबके ऊपर निकालेंगे और जोड़ देंगे। अगर मैं छोटा सा करंट एलिमेंट लूंगा तो इसके ऊपर तो फोर्स तब आएगा जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? जीरो। तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा,
हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आएगा, तो आप कहोगे नेट फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हाउ अगर ये कोई बेंट वायर होता तो ये जो करंट है इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके चलते हर एक सेक्शन पे छोटे एलिमेंट के ऊपर कुछ कुछ फोर्स आएगा। ये अगर एक करंट एलिमेंट है तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? हाँ, ये वाला सेक्शन के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो बेंट वायर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड बट ए स्ट्रेट वायर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। क्या बात समझ में आया? यस। इतना बढ़िया समझ में कैसे आता है? आप लोग ज्यादा समझदार हो कि मैं ऐसा समझाता हूँ? ए स्ट्रेट वायर does not experience any force due to its own magnetic field, but a bent wire, bent current carrying wire may experience a force, due to its own magnetic field, due to its own field। तो स्ट्रेट वायर में ड्यू टू दिस वायर एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के कारण इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आता है, लेकिन बेंट वायर के ऊपर हर जगह कुछ कुछ फोर्स आएगा। एंड आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, सारे फोर्स को निकालो, निकाल मत जोड़ो। दूसरा हुआ, सपोजिंग आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे कि यहां पे दिस इज ए रेल और ये डिस्टेंस दिया गया है रेल के बीच में L। यहां पर कोई एक वायर है ऐसे, ऑब्वियसली वायर का लेंथ L हुआ, और यहां पर कोई एक दूसरा वायर है ऐसे, तो इसका लेंथ कुछ ज्यादा हुआ। अच्छा, सपोज हम कहेंगे यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, थोड़ा केस बदल देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये जो दोनों रेल है, ये रेल को हमने क्या किया, फॉर योर इंटरेस्ट में एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये जो वायर है इनका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है। जस्ट थिंक एंड अंडरस्टैंड। तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जितना है इसके क्रॉस में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस वही है, मतलब दोनों में बराबर करंट जाने वाला है। इसमें I करंट जाएगा तो इसमें भी I करंट जाएगा। यहां तक की चीजें समझ में आया। अब मैं निकालना चाहता हूं दोनों वायर के ऊपर कितने कितनी फोर्स आ रहे हैं। सपोज ये एंगल, ये कुछ टेढ़ा है ना, कितना टेढ़ा है बता देते हैं। सपोज ये कुछ टेढ़ा है, कितना एंगल से बाय सम एंगल अल्फा। चीजों को समझो यार, आप अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। दो वायर है, दोनों के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है आपको बताना है। पहला वायर के ऊपर ये हो गया वायर नंबर 1 और ये हो गया वायर नंबर 2। F1 फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, फॉर्मूला क्या है, BI/dl sin थीटा और BIL sin थीटा। ऐसे आप कह सकते हो। सर BI/dl लिखना चाहिए, आप L क्यों लिखे? क्योंकि उसका हर एक आइडियल के ऊपर जो फोर्स आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा यहाँ पर लेंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा।
कहीं भी ले लो एक छोटा सा एलिमेंट, सबके ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा, सारा फोर्स को जोड़ देंगे तो बी आई डी एल साइन DL1 साइन थीटा, बी आई DL2 साइन थीटा, बी आई DL3 साइन थीटा, सबको जोड़ेंगे, बी आई साइन थीटा को कॉमन ले लो, DL1 DL2 DL3 DL4 सबको जोड़ोगे, इट विल इक्वल टू L। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इट इज बी आई एल साइन थीटा। क्या आप बता सकते हो इस केस में थीटा क्या है? बी ऐसा है, आई एल ऐसा है, थीटा इज 90 डिग्री, तो आपको होगी इट इज बी आई एल साइन 90, द फोर्स हुआ बी आई एल साइन 90। F2 ध्यान से देखो, फोर्स ऑन सेकेंड वायर, अब उसके ऊपर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? बी आई एल साइन थीटा, लेकिन इसका लेंथ तो कुछ ज्यादा है, कितना लेंथ है मालूम नहीं है, कॉल इट डी, तो इट इज बी आई डी साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन बी एंड आई डी, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो एंगल कितना हो गया देखो, आई डी ऐसा है, बी ऐसा है, ये एंगल अल्फा दिया है, तो ये एंगल भी तो अल्फा ही हुआ है कि नहीं? आप कहोगे मैं थोड़ा ज्यादा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज, अननेसेसरी ग्राफिकल चीजें ज्यादा घुस जाएंगे तो यू मे बी इन ट्रबल, टू अवॉइड दैट मैं वोल्टेज को उल्टा कर दिया तो आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब इसमें जो करंट है उसमें भी वही करंट है, लेकिन करंट का डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ है, ठीक है? चलो ये मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आपको एंगल वगैरह क्लियरली दिखेगा। आई डोंट वांट टू गो मच इनटू वेक्टर्स नाउ। ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है? लेंथ है डी। हाँ, तो फोर्स कितना आएगा? बी आई डी साइन थीटा, बी और आई डी जो है उनके बीच में एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो हो गया अल्फा, बी आई डी साइन अल्फा। क्या बात समझ में आया? दोनों वायर के ऊपर हम फोर्स निकाल दिए, लेकिन थोड़ा देखो तो, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो डी साइन अल्फा है वो क्या है? लुक एट दिस ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये अगर लेंथ डी है, ये अल्फा है, तो ये हो गया डी कॉस अल्फा, ये हो गया डी साइन अल्फा, और डी साइन अल्फा क्या है? एल है। कहने का मतलब इसके ऊपर भी फोर्स बी आई एल ही है। बोथ ऑफ द वायर्स आर एक्सपीरियंसिंग सेम फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। किस डायरेक्शन में? अब देखो, बी ऐसा है, करंट ऐसा है, फोर्स इनवर्ड है, इसके ऊपर भी बी ऐसा है, करंट बी ऐसा है और करंट ऐसा है, फोर्स इनवर्ड है। बोथ आर एक्सपीरियंसिंग सेम फोर्स, दोनों का लेंथ अलग अलग होने के बावजूद जो फोर्स आया वो सेम आया दोनों केस में, नहीं? तो ये डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? ये डिस्कशन से हमें जो चीजें समझ में आया इसको हम लोग अभी लिखेंगे। चलो इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? इन फोर्स ऑन ए, और फोर्स ऑन ए स्ट्रेट वायर of length L, straight wire carrying current I in a uniform magnetic field, uniform magnetic field B is given by, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिख रहे थे बी आई एल साइन थीटा, अब तो दूसरे लिखने वाले, is given by F is equal to बी आई एल। सर साइन थीटा गायब हो गया? नहीं, गायब नहीं हुआ। उसमें L क्या था? लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन अभी यहां पर ये L लेंथ ऑफ द वायर नहीं है। वेयर L क्या है? लेंथ ऑफ वायर परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आया? Is it understood?
लेंथ ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू बी। मान लो कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई जा रहा है, और ये जो वायर है इसका ये डायमेंशंस दिया हुआ है। सपोज दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L2, और सपोज ये एंगल थीटा है, ये B है, और ये जो लेंथ है चलो मानते हैं दिस लेंथ इज L3, दिस लेंथ इज L3। अब L1, L2, L3 में रिलेशन भी जानते हो। कोई पूछेगा फोर्स, तो आप कहने के लिए कह सकते हो फोर्स इज BI L3 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन B एंड IL3। IL3 ये है करंट एलिमेंट, एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा। और आप कह सकते हो BIL, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू B। This length is not perpendicular to B. इसका component perpendicular to B is this one. So you can say it is BI L1, which is L3 sin theta. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Is it understood? ठीक है, थोड़ा सा दूसरे से पूछता हूं। अगर समझ में आया तो बताओ कि हमारे पास कोई एक वायर ऐसा है, ऐसा शेप का कोई वायर है ठीक है, और दिया क्या है, दिया ये है कि यहां से कोई करंट आई जा रहा है और ऐसे आ रहा है, सेम करंट, और दिया गया है ये है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड नेट फोर्स ऑन दी वायर, मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका परपेंडिकुलर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आने वाला है दैट इज सेम एज फोर्स ऑन दिस पार्ट। क्या बात समझ में आ, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा इसके ऊपर भी वही फोर्स आएगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा इसके ऊपर अपोजिट फोर्स आएगा, बिकॉज द करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रहा है? तो नेट फोर्स क्या हो गया, इसके ऊपर जो फोर्स आया दैट इज सेम एज फोर्स ऑन दिस, इसके ऊपर जो फोर्स आया वो इस फोर्स का अपोजिट है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। तो आप कहोगे, आंसर में कहोगे नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। क्या बात समझ में आया? यस, नेट फोर्स ऑन दिस बेंट वायर इज जीरो। खैर, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे थोड़ी देर में। तो हमें हम देखें कि कोई एक स्ट्रेट वायर के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो BIL sin थीटा, फिर L इज द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन IL एंड B। दूसरा हुआ इट इज BIL, फिर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं अभी आपको बस जानने के लिए पूछूंगा कि सपोजिंग यहां पर हमारे पास कोई एक बेंट वायर है और इसमें करंट आई जा रहा है, और मान लेते हैं कि ये बेंट वायर का ये सब पोजीशन दिया हुआ है, ऐसा है, ये दिया है 4 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, ऑब्वियसली ये 5 मीटर होगा। There are two magnetic fields. A magnetic field like this I call B1 and a magnetic field like this I call B2. B1 के लिए क्या फोर्स आएगा, B2 के लिए क्या फोर्स आएगा? फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB ड्यू टू B1 कितना आएगा? It is BIL sin theta or BIL, where L is the length of the conductor perpendicular to magnetic field. How is the magnetic field? Like this. क्या ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? हाँ परपेंडिकुलर है। तो टोटल लेंथ को लेंगे, टोटल लेंथ कितना है? 4 मीटर, 3 मीटर, ये 5 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम।
तो फॉर्मूला हो जाएगा इट इज d1i इंटू 5। जबकि ड्यू टू B2 अगर निकालेंगे तो इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू B2 तो हमें क्या करना पड़ेगा, B2i इंटू लेंथ परपेंडिकुलर टू B2। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू B2? 3 मीटर। इसका लेंथ परपेंडिकुलर टू B2 इज 3 मीटर, सो इट इज इंटू 3। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, कोशिश करो समझने के लिए, चीजें नहीं बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होने वाला, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। तो ये था नोट पॉइंट नंबर 5। नहीं समझ में आया तो आप भूल सकते हो। पॉइंट नंबर 6, फोर्स ऑन ए बेंट वायर इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। कोई एक बेंट वायर है, सीधे वायर के ऊपर फोर्स निकाल दिए, बेंट वायर के लिए फोर्स निकालेंगे। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक टेढ़ा मेढ़ा सा वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, और मुझे पता करना है कि सपोज ऐसे दी फोर्स ड्यू टू कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है उससे कोई मतलब नहीं है, से इट इज बी। हमें नेट फोर्स निकालना है। बोले हाँ सर, ये पूरा का पूरा लेंथ जो है बी को परपेंडिकुलर है। हाँ है, लेकिन हर सेक्शन के ऊपर फोर्स बराबर डायरेक्शन में नहीं आएगा। कोई स्ट्रेट वायर के केस में हर एक करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बराबर रहता था, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में उनके ऊपर जो फोर्स आता था वो भी सेम डायरेक्शन में रहता था। लेकिन अभी तो आप देखोगे ये वाला सेक्शन के ऊपर बी ऐसा है, फोर्स ऐसे आएगा। ये वाला सेक्शन के ऊपर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा। ये वाला सेक्शन के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा। तो द फोर्स ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस करंट एलिमेंट, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, सबके ऊपर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में आने वाला है। तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, ये अपवर्ड आएगा। इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, बी ऐसा है तो फोर्स इधर को आएगा ऐसे, और इसके ऊपर बी ऐसा है, ये ऐसा है तो फोर्स ऐसे आएगा। तो I have to add all these forces to find the resultant force on the bent wire, which is not an easy task. क्या मेरी बात समझ में आया? अभी आपको निकालना है कैसे, how to find out the net force on this bent wire. सेम डायरेक्शन में होने से सारा फोर्सेस को जोड़ देते थे, हमारा काम आसान बन जाता था। लेकिन अभी ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ठीक है। तो अब अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चलिए मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका नाम है IDL1 वेक्टर है, ये है IDL2 ये एक वेक्टर है, ये IDL3 ये एक वेक्टर है। तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज ए वेक्टर, दैट इज फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन दिस, सारा वेक्टर को जोड़ेंगे। फोर्स ऑन IDL1 इज IDL1 क्रॉस B, फोर्स ऑन IDL2 इज IDL2 क्रॉस B, एंड सो ऑन। सबके लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे। ऐसे हम सबके लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। हाँ सर, कहना तो इजी है लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, थोड़ा और 2 स्टेप आगे चलते हैं, आपको आसान लगेगा। इसमें से I सब में है, I को बाहर फेंको, अंदर आ गया DL1 क्रॉस B प्लस DL2 क्रॉस B प्लस DL3 क्रॉस B। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, DL2 DL3 एवरीथिंग क्रॉस B लिख सकते हैं। अब DL1 क्या है, छोटा सा वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये वेक्टर है DL1, सोचो कि ये वेक्टर है DL1, ये वेक्टर है DL2, ये DL3, ये DL4, ये चारों वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, पॉलीगॉन लॉ, इट विल बी लाइक दिस। होगा कि नहीं होगा? तो अब DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 सबको जोड़ो तो अल्टीमेटली क्या मिलने वाला, विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर लाइक दिस, and this vector is equivalent current element
IL इक्विवेलेंट, सो इट इज IL इक्विवेलेंट क्रॉस B। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तुम थोड़ा सा भी दांत निकालते हो, मेरे को क्लियरली यहां से दिखता है। सारे यूजिंग ए वेरी कॉस्टली वेबकैम। खाली दांत नहीं, क्या खाया था वो भी जो लगाया वो भी दिखता है। लॉजिटेक C930E 19,000 का कैमरा है वो, समझ रहे हो? हाँ, तो ऊपर जो लगा है वेबकैम तुम्हारा, सब कुछ दिखता है। क्या बात समझ में आया? ठीक, तो देखो कितना आसान है। कोई आपको नहीं पूछेगा डिराइव दिस, ये नॉट ए डेरिवेशन, फॉर योर नॉलेज। फोर्स ऑन ए बेंड वायर निकालना, ये बेंड वायर के ऊपर फोर्स निकालना है। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो आपका इस एंड से इस एंड तक एक वेक्टर जोड़ दो, कहो इसको IL इक्विवेलेंट। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, ये पूरा वायर के ऊपर वही फोर्स आएगा। क्या बात समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूं, सपोजिंग हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए सेमी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस दिया हुआ है R, इसका रेडियस R दिया है और ये करंट ले रहा है I एम्पियर का। फाइंड द फोर्स ऑन दिस बेंड वायर, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेंड वायर को इक्विवेलेंट करंट एलिमेंट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट करंट एलिमेंट क्या होता है? वो एक वेक्टर होता है। कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करंट। कहां खत्म होता है? तो एंडिंग पॉइंट ऑफ द करंट। इसका मतलब दिस वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा, ये वायर के ऊपर भी वही फोर्स आएगा। अब ये वायर का लेंथ कितना है? जितना इसका डायमीटर, मतलब 2R। तो ये जो करंट एलिमेंट है वो क्या है? 2IR। क्या बात समझ में आया? अब इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा? अरे B दिया हुआ है, B ऐसा है, 2IR ऐसा है, फोर्स होता है BIL sin थीटा। तो फोर्स इज इक्वल टू BIL के जगह 2IR इंटू साइन एंगल बिटवीन B एंड 2IR क्या है? 90 डिग्री है। सो इट इज 2BIR, दिस इज द फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? ये थोड़ा बोलो यार। तो कोई भी स्ट्रेट वायर के ऊपर फोर्स निकालना हमें आता था, अभी कोई बेंड वायर के ऊपर भी फोर्स निकालना आता है। चलिए, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो ये सारे केसेस में बताइए व्हाट इज द फोर्स। यहां पर कोई एक से सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक वायर है, और इसमें करंट I एम्पियर जा रहा है। ये कोई दूसरा वायर है, ठीक है, देयर शेप्स आर डिफरेंट, इसमें भी I एम्पियर जा रहा है। आपको बताना ये है कि इन दिस मैग्नेटिक फील्ड कौन से वायर के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, व्हिच वायर विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? किसके ऊपर आएगा? भाई दोनों का इफेक्टिव करंट एलिमेंट बराबर है कि नहीं? इसके लिए करंट एलिमेंट कुछ ऐसा हुआ, तो इसके लिए भी करंट एलिमेंट कुछ ऐसा ही हुआ। बोथ आर हैविंग सेम करंट एलिमेंट। समझ में आया? तो आप कहोगे सेम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज ऑन बोथ वायर्स। दोनों वायर के ऊपर सेम फोर्स आएगा। देखें, बताने वाले तो बता देंगे ये क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कोई सेमी सर्कुलर वायर है जिसमें
आई करंट जा रहा है और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस इज आर। क्या है कोई पैमाना जो बताएगा? फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर 0 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, आप देखोगे कि ये जो वायर है इट इज सेम एज ए स्ट्रेट वायर लाइक दिस, क्योंकि यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करना है। तो ये जो वायर है इसका लेंथ कितना होगा? 2r, 2r, तो ये करंट एलिमेंट बन गया 2ir। तो फोर्स क्या बनेगा? B 2ir साइन, दोनों के बीच में क्या एंगल है? 0, सो इट इज 0। देखा, कोई कितने जल्दी बता दे। इज इट अंडरस्टूड? चलो थोड़ा और घुमाते हैं। सपोज हम कहेंगे यहां पर एक एलिप्स है, लेकिन ये कुछ ऐसा है, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए था ऐसे, लेकिन कुछ हिस्सा इसका निकाल दिया गया है। कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा निकाल दिया गया है, 1/4 हिस्सा निकाल दिया गया है इस एलिप्स का। चलिए ये निकाल दिया और दिया है कि इसमें कुछ करंट आई जा रहा है और एलिप्स का सेमी मेजर लेंथ m है, a है, सेमी माइनर लेंथ b है। अब दिया गया है कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग इलेक्ट्रिकल वायर? क्या फोर्स है? आप जानते हो कि ये जो पूरा का पूरा वायर है, ये पूरा का पूरा वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट इज सेम एज फोर्स ऑन दिस वायर। ये वायर के ऊपर भी वही फोर्स आएगा बिकॉज दिस इज इफेक्टिव करंट एलिमेंट, है कि नहीं? तो हमें फोर्स निकालना अगर है तो हम कैसे फोर्स निकालेंगे? हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू BIL। नहीं सर, साइन थीटा, वो साइन थीटा वाला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला है। इसमें L क्या था? नॉट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू B। अगर ये है इफेक्टिव करंट एलिमेंट, व्हाट इज इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू B? व्हाट इज इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू B? मतलब इस डायरेक्शन में क्या लेंथ है? B है, तो इट इज सेम एज BIB। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें L क्या था? L इज लेंथ परपेंडिकुलर टू B which is same as B। अच्छा, इससे हमें और एक चीज समझ में आया। क्या समझ में आया? नोट पॉइंट नंबर ये लिखेंगे इसको, ये पॉइंट नंबर 6 गया, पॉइंट नंबर 7। सपोज कोई एक क्लोज्ड वायर है, क्लोज्ड लूप है, और यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है B, कैसा भी डायरेक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ करंट जा रहा है I। अगर मैं ये पूरा का पूरा क्लोज लूप के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है निकालने की कोशिश करूंगा, तो हमें फिर से पुराने वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला था वो? ये वाला DL1, ओहो, DL1, DL2, DL3 सबको जोड़ेंगे। अगर हम कहेंगे कि ऐसे ढेर सारे वेक्टर को जोड़े, ये DL1, ये DL2, ये DL3, ये DL4, इनका रिजल्टेंट कितना है? सारे क्लोज हो गए, तो रिजल्टेंट बन गया 0। यू नो पॉलीगॉन लॉ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल these vectors is 0 if a number of vectors taken in order form a closed polygon then their resultant is 0। Exactly the same thing you are getting here। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और देखेंगे कि उनको जोड़ने के बाद व्हाट वी डू, यू गेट लाइक दिस, ऐसे सारे करंट एलिमेंट को लेंगे तो दे विल फॉर्म ए क्लोज लूप। सो इफेक्टिव करंट एलिमेंट क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक होता था, ये तो पूरा क्लोज लूप है, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट। तो इसका इफेक्टिव करंट एलिमेंट क्या हो गया? IL इक्विवेलेंट क्या हो गया? 0।
इसका इफेक्टिव करंट एलिमेंट 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स आएगा? 0। क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं आएगा? अरे फोर्स आएगा, इधर कुछ फोर्स आएगा, इधर फोर्स आएगा, इधर फोर्स आएगा, सारे छोटे छोटे हिस्से पे फोर्स आएगा, लेकिन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। और वैसे भी आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, मैं अगर बताऊंगा कि यहां से शुरू करके यहां तक जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, कितना फोर्स आएगा? दैट इज सेम एज फोर्स ऑन दिस पार्ट। अच्छा, यहां से शुरू करके यहां से शुरू करके ये वाला पार्ट के ऊपर क्या फोर्स आएगा? दैट इज सेम एज फोर्स ऑन दिस पार्ट। क्या दोनों का इफेक्टिव करंट एलिमेंट इक्वल एंड अपोजिट नहीं है? हाँ है। तो इसके ऊपर जैसा फोर्स आएगा, इसके ऊपर उतना ही फोर्स आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। समझ में आया? क्या लिखेंगे? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, net force on any current carrying closed loop, current carrying closed loop is 0। किसी करंट कैरिंग क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई क्लोज लूप है, तो नेट फोर्स होगा 0। इसमें दो चीज को याद रखना, द फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, द फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब इधर जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वही मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो फोर्स कैंसिल होगा। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन दिस इज 0, ऑन एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इज 0। ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आता है। A current carrying square is kept in a magnetic field B. What is the net force if the side length of the square is L? Net force is 0. समझ में आया? अच्छा, in a current carrying closed loop, net force on any current carrying closed loop is 0 in a uniform magnetic field. Okay. Now, before we go for different numericals, थोड़ा थ्योरी और भी देख लेते हैं। Force between two parallel conductors. ये डेरिवेशन में आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ऐसे करके आएगा। तो क्या हुआ? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, पहला, अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, एक ऐसा है और दूसरे केस में ये ऐसा है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर टू वायर्स। पहला केस में दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में था, इसमें I1 करंट था, इसमें I2 करंट था। दूसरे केस में करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, व्हाट इज द फोर्स? सो हियर इज ए केस ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, हियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो कंडक्टर है, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, ध्यान से देखो, आपको फाइनल आंसर को याद रखना है। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर। P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो I1 के लिए है कि I2 के लिए है कि दोनों के लिए है? किसके लिए है? I1 के लिए कि I2 के लिए कि दोनों के लिए? I1 के लिए है, क्योंकि I2 के लिए along its length कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, I1 के लिए। I1 के लिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? देखो तो, ड्यू टू I1 राइट हैंड फिस्ट रूल, if thumb indicates the direction of current, other fingers indicate the direction of magnetic field। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट में, वो कुछ ऐसे है अंदर की तरफ। The magnetic field at point P is in the inward direction। Okay, बढ़िया। तो what is the force on this current carrying wire?
बी ऐसा है, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, मींस दिस वायर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन this direction, and for every reaction there is an equivalent opposite reaction. So when the currents are in the same direction, the wires attract each other. आपको डायरेक्शन याद नहीं रखना है, खाली याद रखना है when the currents are in the same direction they attract. What happens in this case? यहाँ पर P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड तो वही अंदर की तरफ होगा क्योंकि I1 के लिए होगा, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, I2 नीचे की तरफ है, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, दिस विल आल्सो एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स. सो व्हेन द करेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, when current are in same direction, they attract each other, and when the currents are in opposite direction, currents are in opposite direction, ये याद रखना है, they repel each other. ये हो गया पहला पार्ट. What is the nature of the force? When the currents are in the same direction, they attract. Currents are in opposite direction, they repel. Now the second part of this is how much is the force of attraction or repulsion. तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं बीट नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट्स ऑल. अब हमारे पास दो वायर है और ये दोनों वायर में क्या है कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है. चलो मानते हैं कि डिस्टेंस d है. द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज d. d इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स. से ये करंट ले रहा है I1 और ये करंट ले रहा है I2. तो क्या लिखेंगे P पॉइंट में 8P द मैग्नेटिक फील्ड is only due to I1. What is B8 point P? क्या आपको याद है कोई स्ट्रेट वायर के लिए D डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता था? फॉर्मूला बताओ. कोई स्ट्रेट वायर के लिए D डिस्टेंस में, जो फॉर्मूला भूल गए वो सब नीचे कर लेंगे, आंख झुका लेंगे, नजर झुका के बैठेंगे. हाँ, जिनको समझ में आ गया, जिनको याद है वो बोलेंगे. चल बोल सभी. क्या I1 वायर के लिए R डिस्टेंस में क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता था? नहीं सर, वो तो कब का पढ़ा दिए थे आप 3, 4, 5 क्लास पहले. नहीं, हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा. म्यू I1 बाई D. अरे नहीं, इट वाज म्यू I1 बाई 2 पाई D. ये हो गया फोर्स, ये हो गया फील्ड. अब ये फील्ड में कुछ L लेंथ के ऊपर क्या फोर्स आएगा? अगर हम कहेंगे जो कंडक्टर को हम देख रहे हैं I2, चलो मानते हैं उसकी L लेंथ के ऊपर क्या फोर्स आएगा? फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ सेकेंड वायर इज इक्वल टू BIL sin थीटा. It is B8 point P I2 into L sin थीटा. B8 point P क्या है? अभी तो देखे, म्यू I1 बाई 2 पाई D इंटू I2 इंटू L इंटू साइन थीटा. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन B एंड I2L. B कैसा है? B इज इनवर्ड. I2L कैसा है? ऐसा है. तो थीटा इज 90 डिग्री. सो यू से इट इज साइन 90. क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? वाह, मतलब मेरी तो पास हो गया. बात तुम पे अटका है. तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो जो फोर्स आया उस फोर्स को मैं थोड़ा ढंग से लिखने के लिए ऐसे कर दिया। हाँ, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये डी को भगा ऊपर, यस। अब थोड़ा इसको ढंग से लिखता हूँ, वही लिख रहा हूँ जो लिखा था, कुछ बदल नहीं रहा हूँ। म्यू I1 बाई 2 पाई डी इंटू I2 इंटू एल साइन 90। तो ये क्या बन गया? इट इज म्यू I1 I2 L बाय 2 पाई डी। दिस इज द फोर्स on L length of the conductor, L length of the second conductor। ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड वायर है। सेकंड वाले के ऊपर क्या फोर्स आएगा? म्यू I1 I2 L by 2 पाई डी। ये डेरिवेशन आएगा 3 मार्क के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। 3 मार्क का डेरिवेशन। उसके साथ और एक चीज भी जुड़ा रहेगा, वो क्या है बता देंगे। बट बिफोर दैट हमें समझ में आ गया कि जो फोर्स है अभी अभी हम निकाले, ये कुछ ऐसा था, म्यू I1 I2 L बाई 2 पाई डी, दिस मच न्यूटन, है ना। तो व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? F by L कितना है? म्यू I1 I2 बाई 2 पाई डी एंड दिस मच न्यूटन पर मीटर। तो यहां तक लाके आपको छोड़ना पड़ेगा 3 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आया है उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया है, वो ये है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। सर तो करंट नेटवर्क नहीं, वैसे डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड, तो द करंट इज 1 एम्पियर। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए वायर, और वैसे भी 1 कूलम इज ए ह्यूज चार्ज। तो फिर 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करते थे? सबसे पहले आया था सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आया, और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कंप्यूटर, वो सब आने लगे। तो हर चीज को मैकेनिकली मेजर करने की कोशिश किया जाता था। 1 एम्पियर करंट कितना है, जैसे भी कोई चीज कितना वजनदार है आप फोर्स देख लेते हो, मतलब मैकेनिकली और मेजरिंग। सिमिलरली 1 एम्पियर करंट कितना जानने के लिए उसको फोर्स की टर्म से मेजर करने की कोशिश किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको याद रखोगे बिट नंबर 3 को। क्या है? डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये अक्सर पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर करेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर में आ ही जाता है, CBSE वालों का, CSSE वालों का, सबका। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करेंट, 1 एम्पियर करेंट। देखो, इफ I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर है, D 1 मीटर है, तो फोर्स क्या बन जाएगा? D 1 मीटर है, I1 I2 1 एम्पियर है, तो इट विल बी म्यू बाय 2 पाई न्यूटन पर मीटर। इसी स्टेटमेंट को यूज किया जाता है टू डिफाइन 1 एम्पियर। कैसे लिखते हैं? कहते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन पासेस थ्रू 2 पैरेलल वायर्स separated by a distance of 1 meter make them to experience a force per unit length म्यू बाई 2 पाई न्यूटन पर मीटर। क्या बात समझ में आया? तो वही चीज को लिखना है। क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर is defined as that current which when passes through two parallel wires separated by 1 meter makes them to experience
them to experience a force of mu by 2 pi Newton per meter length। ऐसे हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। रवि का आज क्यों क्या मालूम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है। अगर आपको आधा घंटा ध्यान लगा के पूजा करना है, सपोज यू नो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर दिन भर आप उसकी तैयारी नहीं की हो, मान लो बाकी जो 23.5 आवर्स था उसमें से 5 घंटा आप मूवी देखे हो, 3 घंटा किसी से लड़ाई की हो, 4 घंटा कोई आपको मारेगा इसलिए डर के मारे बैठे थे, ऐसे करके टोटल टाइम को ऐसे एग्जॉस्ट किए हो विथ एक्साइटमेंट, तो जब आधा घंटा बैठोगे पूजा करने के लिए तो बनेगा नहीं। योर माइंड कैन नॉट बी विद इन कंट्रोल। हाउ यू स्पेंड योर एंटायर डे दैट डिसाइड्स कि हाउ मच यू विल बी कंसंट्रेटिंग ड्यूरिंग योर मेडिटेशन और योर पूजा। 1.5 घंटे की क्लास में शांत रह के सारा चीज समझने के लिए ध्यान रहे, आपको दिन भर की दिनचर्या ऐसे ही होना चाहिए। दिन भर अगर आंट सांड हम एक्साइटमेंट में गए हैं तो 1.5 घंटा क्लास में बैठेंगे तो फालतू चीजें दिमाग में आएंगे, तो कभी दांत निकलेगा तो कभी नाक निकलेगा, क्या क्या निकलेगा। ठीक है, एंड बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता कि मेरे को आज क्लास में क्यों नहीं मजा आया, क्योंकि हम दिन भर ऐसे कटाए थे। मैं जितने भी चीजें बोल रहा हूँ सारे लॉजिकल है। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दी इंटेंसिटी ऑफ योर एक्साइटमेंट्स एंड डाइवर्सन्स अवेलेबल फॉर योर माइंड। माइंड इज द मैन। आप किसी को अच्छे आदमी कब बोलते हो? दिखता अच्छा है, जेब में पैसा है? नो, अच्छा आदमी जो अच्छे से बात करता है, उसका सोच अच्छे। माइंड इज द मैन। यू आर गुड इफ योर माइंड इज गुड, यू आर बैड इफ योर माइंड इज बैड, है ना। दिमाग घूमेगा इधर उधर, दिन भर मूवी देखेगा इधर उधर और झगड़ा वगड़ा करेगा, गुस्से में आएगा, फिर पढ़ने में कहाँ दिल में दिमाग में आएगा, फालतू मस्ती मजाक में चलेगा, है ना। तो दिनचर्या भी ऐसे करो कि 1.5 घंटा की क्लास में आपको चीजें समझ में आ जाए और इतना बढ़िया से आ जाए कि कोई भी चीज पढ़ाया गया तो हम रिवीजन क्यों करेंगे। ये एक बुरी आदत है, मैं देख रहा हूँ। पढ़ेंगे और एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे, कल एग्जाम में तो आज छुट्टी चाहिए क्योंकि पढ़ेंगे। उसको रिवीजन नहीं कहते, रटना कहते हैं। रिवीजन क्यों करेंगे यार, क्यों भूल जाएंगे हम। हाँ, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आता है, बात अलग है। वो समझ में नहीं आता है, वो जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है, समझने की कोशिश नहीं करते या फिर अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कोई लिख रहा था कि राम ने, है ना, रावण को मारा तो ये आर है, ये आर है। कृष्णा कंस को मारे, ये के है, ये के है ना। और ओसामा को मारे, ओसामा बिन लादेन को मारा तो ये ओ है, ये ओ है। तो ये बाहुबली कटप्पा को क्यों मारा, या फिर कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, उसी कंफ्यूजन में अगर वो दिन भर सोच रहा होगा के और बी में, तो बेचारा क्या समझ में आएगा उसको, बताओ। उसका लॉजिक अपना हिसाब से है ना, बड़ा कंफ्यूजन। कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, इसका के है, उसका बी है। खैर, तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो चलिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस अभी देखते हैं और फिर हमें देखना है व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। चलो उसी मैग्नेटिक मोमेंट को देख लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहो या मोमेंट कहो, चलता है। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में how are the dipole existing? Two equal and opposite charges separated by a very small distance. ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल मोमेंट है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। वैल्यू क्या था? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, QL, और Q12, ये डिस्टेंस को 12 कहोगे तो Q12 ऐसा था। इनके सब इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के केस में क्या करेंगे? हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की जगह हमें रखना है साउथ पोल को, पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल को। ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। ये चार्ज Q है, इसका पोल स्ट्रेंथ को M मान लो। अगर ये लेंथ L है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया M इंटू L।
सिंपल। बट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, तो कैसे निकालें? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास पास रखना पड़ेगा। देखो, अगर किसी एक वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसके चलते इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर फ्लक्स घुस रहा है अंदर। अगर हम इसी वायर को दूसरे तरफ से देखेंगे तो लगेगा कि फ्लक्स निकल रहा है, और हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ए मैग्नेट द फ्लक्स एंटर्स एट द साउथ पोल, कम्स आउट एट द नॉर्थ पोल, है कि नहीं? इसका मतलब दिस फेस इज बिहेविंग एज a south pole and the opposite face is behaving as a north pole, and you clearly see there is a small distance between the south pole and north pole, so any current carrying closed loop can be considered as a magnetic dipole। क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल के बीच में काफी डिस्टेंस, कम डिस्टेंस, जितना साउथ पोल है उतना नॉर्थ पोल है। समझ में आया? अच्छा, ये बात है। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट बनेगा उसका डायरेक्शन क्या बनेगा? जैसे उसमें बनता था नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर साउथ पोल कौन सा फेस है? सामने वाला फेस है। नॉर्थ पोल उधर वाला फेस है, तो डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे, ठीक है? तो डायरेक्शन हो गया साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इनवर्ड इन दिस केस। समझ में आया? अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर क्लोज लूप्स। तो थोड़ा इन सारी चीजों को हम लोग लिख लेंगे और फिर देखेंगे। एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप behaves as a magnetic dipole, magnetic dipole, the phase carrying clockwise current behaves as south pole and phase with anti-clockwise current behaves as north pole। तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल पास पास है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल जिसे बिहेव किया। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is from south to north pole, that is perpendicular to plane of the closed loop। तो कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप चाहे कैसा भी शेप का हो, दैट विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे ये करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, तो ये वाला फेस में जो करंट आपको दिख रहा है वो करंट कैसा है? दैट करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस दिस फेस इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। द अदर फेस उधर साइड से देखेंगे तो दैट विल बिहेव एज साउथ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड्स। क्या बात समझ में आया? जानने की दूसरा तरीका है, आसान तरीका है। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट with your thumb being open, let your fingers indicate the direction of circulation of current। fingers अगर ऐसे जा रहे हैं, how is the thumb? Thumb is outwards, that means the dipole moment is outwards। ये आसान है जानना।
सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में है? क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, थंब इज इनवर्ड, सो डाइपोल मोमेंट इज इनवर्ड। क्या बात समझ में आया? तो हम कहेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन राइट हैंड, देखो कोई आपको ये स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, हाँ पूछेंगे व्हाट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक करंट कैरिंग क्लोज लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट इज इट्स डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, डायरेक्शन ये है ये है, ऐसा करके लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि पहला बार तो विजन होता नहीं है सबका, रिवीजन जब करोगे तो आपको बुक नहीं पढ़ना है। फॉर एनी चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, you have to go for my class note only if your class note is fine, बढ़िया है, तो that is enough, need not follow any other book, every possible theory is required for you is included in that. So when right hand fist is closed, with thumb being open, if fingers indicate direction of circulation of current, then thumb gives direction of magnetic dipole moment, which is normal to plane of loop। अगर मैं कहूं यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग रिंग है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में है? क्लोज राइट हैंड फिस्ट, ये ऐसे क्या, राइट हैंड में देखो क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, थंब अंदर गया, क्यों जिज्ञासा? करंट के साथ उंगली नहीं घूम रहा है, देखो घूम रहा है ना, तो थंब अंदर की तरफ हुआ, तो ये इनवर्ड है। अगर मैं कहूंगा कि कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है जो करंट ऐसे ले रहा है, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? ये ऐसा है तो आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज आउटवर्ड। हाँ समझ में आ गया। कोई आपको ये स्टेटमेंट रटने की कोई जरूरत नहीं। क्यों लिखवाया सर? इसलिए कि आप पढ़ोगे समझोगे कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। पूछेगा नहीं कि खाली ऐसे लूप दिया रहेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, आप बोलोगे आउटवर्ड, खत्म। ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली आई एम प्रिपेयरिंग दिस नोट्स फॉर यू। हर चीज को रट्टा मारने की कोशिश मत करना, काफी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आप यूज कर पाओ। हाँ, वो क्लास 10 चला गया जहाँ पर टीचर जो लिखा है सारे को रट्टे मार के जाओ और वही पूछेंगे, और वही लिखोगे तो मार्क मिलेगा, कुछ दूसरा लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अब वो जमाना गया। आपको एक अच्छी बात बता दें, ये है कि जो एग्जाम और एग्जाम के रिलेटेड जो फोबिया और जो स्ट्रेस, पेन, ये सब ना, ये एंड होता है +2 के बाद। +2 के बाद एग्जाम रिलेटेड कोई टेंशन नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, मे इट बी ग्रेजुएशन, मे इट बी पीजी, मे इट बी इंजीनियरिंग, मे इट बी मेडिकल, कुछ भी पढ़ो, एग्जाम है एक, के जो प्रेशर आ रहा है अंदर वो और नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उतना सीरियस मैटर नहीं होता है कोई कर लिया कोई नहीं कर लिया। हैव यू एवर हर्ड एनीवन +2 में खराब किए हुए बच्चे मिलेंगे आपको? कहीं मिलेगा BSc फेल, BA फेल, MA फेल? कहाँ तक पढ़े हो? मैं MA फेल हूँ, ऐसा कभी देखे हो? नो। ठीक है, तो ये जो अगले अभी तुम्हारा कितना दिन तक ये प्रेशर रहेगा? अप टू एंड ऑफ फरवरी, तब तक तुम्हारा बोर्ड हो जाएगा। दिस इज अक्टूबर गोइंग, नवंबर 15, दिसंबर 15, जनवरी 15, फरवरी 15, 4 months, only 120 days of your +2 life। सोच लो। और वैसे भी तुम्हारे पास 120 डेज है और वो 120 डेज में कम से कम 10 दिन तो आपको पढ़ने को मूड नहीं करेगा। ठीक है ना?
और 10 दिन घर में कुछ गेस्ट आएंगे, कुछ एक्सीडेंटल केसेस आप नहीं चाहते हो गया ऐसे, ये गया। हो सकता है 4-5 दिन आप बीमार रह गए, है ना, ऐसे करके आप देखोगे। और हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, वो सारा मिलके 10 दिन, तो कितना चला गया? 35 डेज। बच गया कितना? अराउंड 85 डेज में अगर आप दिन में 4 घंटा मन लगा के पढ़ते हो तो कितना हो गया ये? 85 170, इट इज 240 और 340। दिस मच आवर्स इज अवेलेबल फॉर यू। इसमें कोर्स खत्म भी करना है और सारा सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। रिवीजन के लिए कम से कम 100 आवर्स तो चाहिए, पूरा सिलेबस। 100 आवर में कहाँ होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, इससे भी ज्यादा चाहिए। बच गया 240 घंटे। क्या कर लोगे? बोलो। आपको लगता है कि मैं तो अभी +2 पढ़ रहा हूँ, अगले साल देना है एग्जाम, अगले साल एग्जाम दो, तुम्हारे हाथ में इतनी समय है। 4 घंटा से ज्यादा तो आप मन लगा के पढ़ ही नहीं सकते, आदत नहीं। जो लोग 4 की जगह 2 घंटा पढ़ते हैं उनके लिए सोचो सीधा 120 आवर्स टू फिनिश द एंटायर सिलेबस। और रिवीजन करने के लिए तो ये भी मिलेगा 50 घंटा। अगर ये 2 हो गया तो ये 50 घंटे में नहीं बनेगा, उनको 100 घंटा चाहिए और ये घट जाएगा। सो मैक्सिमम 100 आवर्स यू हैव टू रीड टू फिनिश द सिलेबस एंड रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर रिवीजन। उसी में अगर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाओगे तो कहाँ? अरे यार मैं तो देख पा रहा हूँ। खैर, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ m is given by magnitude of m is equal to I into A ampere meter square, where A is area enclosed by loop। जो क्लोज लूप है उसका एरिया कितना है? अगर हम कहेंगे ये कोई क्लोज लूप है तो ऐसा कोई क्लोज लूप में I करंट जा रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? आप कहोगे डायरेक्शन जानना है तो ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन इज लाइक दिस हुआ तो इनवर्ट कितना है? तो ये एरिया निकाल दो। आप कहोगे ये जो एरिया A है तो आप कहोगे मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना है? I इंटू एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पूरे के पूरे डिस्कशन में क्या क्या चीजें वन लाइनर आपको याद रखना है। मैं जितना सारा चीज बता रहा हूँ सारा आपको रटना नहीं है, वन लाइनर बनाएंगे तो बहुत इजी है। एक तो हाउ यू गेट ए मैग्नेटिक डाइपोल एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप, हाउ यू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन नहीं पूछेगा, कोई डाइपोल दिया रहेगा उसका डायरेक्शन क्या है पूछेंगे, तो इसका इनवर्ड है। जैसे मैं बताया ना राइट हैंड फिस्ट रूल, वो रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। What is the magnetic dipole moment? It is I into A। अभी मैं आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में कुछ केसेस देता हूँ, आप याद रखो। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है जिसका रेडियस R है, ये अक्सर आता है। What is the magnetic dipole moment? आप M का वैल्यू क्या कहोगे इसमें? I into एरिया, मतलब पाई R स्क्वायर I। हाँ, पाई आर स्क्वायर आई। कोई सेमी सर्कुलर है तो आधा एरिया ले लेंगे। सपोज हियर इज ए लूप ऑफ n टर्न्स, n तो टर्न नंबर ऑफ टर्न है, करंट घुस रहा है और करंट निकल रहा है, और ये I एम्पियर है और ये रेडियस R दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पर हर एक टर्न का कुछ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है और वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में अगर सबका मैग्नेटिक मोमेंट है तो आप क्या कहोगे इसमें? थोड़ा सा फिगर को ऐसा। तो अगर n टर्न्स है तो आप कहोगे हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ दो। क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में? m इंटू एक टर्न का होगा I इंटू पाई आर स्क्वायर। देयर आर n टर्न्स तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू n टाइम्स I पाई आर स्क्वायर।
क्या बात समझ में आया है? अरे भाई यस बोलने के लिए भी इतना परेशान है। तो क्या आपको मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आया? यस। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिलेटेड चीजें इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में जो होता था यहां पर भी वही होगा। नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नेट फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप 0। नेट टॉर्क ऑन ए electric in a uniform electric field expressed by a dipole of moment P was P cross E। तो यहां पर क्या हो जाएगा? M cross B। बात समझ में आ रहा? सारे जो रूल्स है वो बराबर रहेंगे। समझने के लिए आसान रहेगा अगर हम इसको P in uniform electric field, M in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ था और इसका नेट फोर्स होता था 0। यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा है। मान लो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट फोर्स इसके ऊपर भी तो 0 ही था। इसके में टॉर्क बनता था, वेक्टर था P क्रॉस E। यहाँ पर टॉर्क क्या बनेगा? इट इज M क्रॉस P। टॉर्क वाज P E साइन थीटा। यहाँ पर ये टॉर्क विल बी M B साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन M एंड B। For equilibrium theta was 0 और पाई। यहाँ पर for equilibrium थीटा इज 0 और पाई। और आपको याद होगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था और इधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। तो इसमें भी ये हो जाएगा स्टेबल और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन M एंड B। क्या बात समझ में आ रहा है? बस यही बता दो कि अगर हम कहेंगे ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा है करंट कैरिंग क्लोज लूप। ये करंट कैरिंग क्लोज लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग क्लोज लूप है जिसका रेडियस दिया गया है R। आपको बताना ये है कि ये करंट कैरिंग क्लोज लूप इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0 और पाई। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन B एंड मैग्नेटिक मोमेंट। पहले B तो दिया गया, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड फिस्टूल, फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, थंब अंदर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर थीटा हो गया 0। ये इक्विलिब्रियम में है, साथ साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसा कोई रिंग को करंट कैरी करते हुए इसमें अगर झुला देंगे, थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ेंगे, वो वापस यहीं पे आ जाएगा। वेटिंग। और अगर हम कहेंगे ऐसा एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कोई करंट कैरिंग रिंग है जो कि करंट इस डायरेक्शन में ले रहा है, तो हम कहेंगे ये यहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम ये जो रिंग झूल रहा है इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे, फटाक से घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल, ऐसे फिगर दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किसको पूछेंगे? सीबीएसई वाले। सीएचएसई वाले इतना अंदर तक नहीं जाते। सीएचएसई वालों का मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बस ये आएगा कोई रिंग है, रेडियस आर है, करंट आई है, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? ये बात है हमें समझ में आ गया।
यहां पर मैक्सिमम टॉर्क कब होता था? मैक्सिमम टॉर्क होता था P इंटू ई, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था। मतलब यहां पर भी मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? M इंटू बी, कब? जब थीटा 90 डिग्री है। हाँ, अब आपको सोचना है और बताना है कि इनमें से कौन सा केस में टॉर्क ऑन द कॉइल इज मैक्सिमम, इन विच केस टॉर्क ऑन द कॉइल और क्लोज लूप इज मैक्सिमम। दिया है कि ये कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है और ऐसा ऐसा जा रहा है, और दूसरा केस है कि ये कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है और ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। इन विच केस द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, आई मीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है ना? ऐसा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, बी ऐसा है, तो यहां पर थीटा आपका 90 डिग्री हुआ। इस केस में बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इसी लाइन पे कहीं होगा, या तो इधर को होगा या फिर इधर को होगा। दोनों ही केस में थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है? 0 और 180। मतलब यहाँ पर टॉर्क 0 है, जबकि यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम है। कितना? B इंटू एम। ऐसे दो फिगर दे देंगे, कौन सा केस में टॉर्क ऑन दी करंट कैरिंग क्लोज लूप इज मैक्सिमम और मोर, आपको इसमें ज्यादा है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा आपको, दोबारा वीडियो को देख लेना। थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।